माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम परीक्षा अध्ययन 2024 जो कक्षा 10 हिंदी का है, इसके अंदर हम 2023 के एक्सरसाइज के अलावा कुछ क्वेश्चंस और अनुवाद वगैरह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे पहले मैं 2022-2023 की जो है एक्सरसाइज पार्ट वाइज में बना चुका हूँ और काफ़ी इजी वे में बनाया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट की वीडियो आपको एग्जाम से पहले सब कुछ इजी वे में और इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अध्ययन के अंदर जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, एक्सरसाइज के अलावा इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 या 12 का है ये। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें हमें दो विशेषताएं उसके अंदर लिखना था। तो रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं ये शॉर्ट में दिया हुआ है, देखिए। रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, उसके बाद काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता और ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, दोहा सवैया कविता द्वंद्वों की प्रचुरता। तो इसमें से कोई भी आप 3 या 4 पॉइंट आपने इसमें जो है लिख सकते हैं। तो रीतिकाल के बारे में जो है इसकी दो विशेषताएं लिखना है, उसको आपको लिखना इस तरह से पड़ेगा। नेक्स्ट जो है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसके अंदर पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि प्रगतिवादी कवि ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया है। तो प्रगतिवादी जो कवि होते थे पहले के समय में, तो उन्होंने समाज में जो पीड़ा है या दुर्बलता है, दयनीयता है, नरीहता है, बेबसी है या किस तरह के कष्ट समाज के अंदर होते हैं या हुए, तो उस तरह के दैवन के भयंकर तांडव को उन्होंने जो है समाज के सामने अपनी कविताओं के माध्यम से लाने की कोशिश इसके अंदर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो विशेषताएं लिखना था। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शोषितों से सहानुभूति, मतलब जिनका शोषण हुआ है उनके साथ जो है मानवता दिखाना। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक समानता पर जो है बल दिया गया है। उसके बाद आर्थिक व सामाजिक समानता पर जो है बल दिया गया है ताकि समाज में जो है सभी लोग बराबर रहें, कोई भेदभाव ना रहें, इस पर इन्होंने कवियों ने ध्यान दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, मतलब जो औरतों का जो शोषण होता था तो ऐसा ना हो, इसके विरोध में कवियों ने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। उसके बाद ईश्वर के प्रति जो है अनास्था और सामाजिक यथार्थ का जो चित्रण, समाज में जो हकीकत है, जो सत्य है, उसके बारे में बल दिया गया है। उसके बाद प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर श्रेष्ठता पर बल किया गया है, मतलब भाग्य पर कम विश्वास करें, कर्म पर ज़्यादा विश्वास करें, इन पर बल दिया गया। तो इसमें 2 या 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2023 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 के पास, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कि ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इन्हीं को हम थोड़ा सा और इसी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट, धनुष कैसा था? तो लक्ष्मण जी जो क्या बोलते हैं कि धनुष जो है पुराना था इसलिए टूट गया तथा अत्यंत जो है जीर्ण था, कठोर था। उसके बाद राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था और पर कमजोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। उसके बाद मेरी जो है लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। तो ये जो है आप 3 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। आपका जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो है 2 या 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, तो इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर है आपका कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है?
तो देखिए आत्मकथा, आत्मकथा जो चैप्टर है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने जो है उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं, परंतु वे राजी नहीं होते। आत्मकथा वो होती है जिसमें हम आदमी जो है अपने बारे में लिखता है, आत्मकथा कहलाती हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी है अपने के जो मित्र हैं उनसे बोलते हैं भाई आत्मकथा जो है आप लिखिए, परंतु वे जो है बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, उसके लिए वो राजी नहीं होते हैं। इसके अनुसार उनका जीवन, वो कहते हैं कि उनके अनुसार वो बोलते हैं कि उनका जीवन जो है एक सिंपल जीवन रहा, एक साधारण उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है जिसके लिए आत्मकथा लिखी जाए और लोग उसको पढ़ें। उनका जीवन दुखों और आघातों से पूर्ण रहा। वे बोल रहे हैं कि उनका जीवन जो है दुखों से और आघातों से मतलब कठिनाई से भरा रहा है, इसलिए आत्मकथा लिखकर वे उन दुखों को याद नहीं करना चाहते। तो आप इसमें 2 पॉइंट बना सकते हैं। एक तो यहाँ से पहला पॉइंट कि उनके अनुसार उनका जीवन साधारण रहा, उन्हें कोई महान कार्य नहीं किया है जिसका उल्लेख आत्मकथा में किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ से उनका जीवन दुखों और आघातों से पूर्ण रहा, इसलिए आत्मकथा लिखकर वे दुखों को याद नहीं करना चाहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 3 नंबर में है, इसमें 2 कविताएं हैं, इनका सप्रसंग जो है व्याख्या करनी है। तो इसको देखते हैं। चलिए पहला है, मधुप गुन गुनाकर कहा जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। इसके अंदर हमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना, इसके अंदर संदर्भ प्रसंग और भावार्थ में लिखना पड़ता है। तो संदर्भ के अंदर देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जो है आत्मकथ्य जो है इस पाठ से लिया हुआ है। इसके कवि जो है दिख रहा होगा आपको, इसके कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होता है। प्रसंग में अंदर इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया कि संसार जो है अनेक दुखों के करने वाली घटनाएं हुई हैं, उसमें आत्मकथा में लिखना उचित नहीं है। तो इस संसार में जो है अनेक दुखी करने वाली जो है उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उनको जो है आत्मकथा में लिखना उचित नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब भावार्थ मतलब अर्थ, कवि के अनुसार क्या कहते हैं, मधुप मतलब जो होता है भौरे, भौरे गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। तो यहाँ पर कवि जो है प्रसाद जी कहते हैं कि भौरे गुंजा करके पता नहीं अपनी कौन कौन सी दुख पड़ी कहानी जो है सुनाना चाहते हैं। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ से आज पता नहीं कितनी पत्तियां रख कर सूख कर डालियों से गिर रही हैं। तीसरा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो इसका मतलब है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा, तो अनंत मतलब होता है असीमित, नीलिमा मतलब नीला, जीवन इतिहास, इतिहास असंख्य मतलब जो है असीमित, असंख्य मतलब कई। तो इस असीमित नीले आकाश के नीचे कितने ही दुखद वृत्तांत लिखे गए हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, उन लिखने वालों का लोगों ने जो है मजाक ही बनाया है, क्या तुम, ठीक है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तो क्या तुम यह सब जानते हुए भी मुझे अपनी दुर्बलता का वर्णन आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। तो मेरी खाली गागरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा को पढ़कर क्या तुम सुखी होगे। तो ये जो है इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने लाइन वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद इसमें एक लास्ट लिखना पड़ता है काव्य सौंदर्य। तो इसमें दोनों में से एक पॉइंट लिख दीजिए, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट बना दीजिए शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक और पॉइंट बना के नाश्वर संसार दुख से परिपूर्ण है इसलिए आत्मकथा लिखना व्यर्थ है। तो ये काव्य सौंदर्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आया था हमारो हरि हरि लकी लकरी मनक्रम वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ कपि करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हन कान्हन जक री सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी सुतो व्याधि हम कौलय आए देख सुनी की ना करी यह तो सूर्य तिनरि दव सौंपे जिनके मन चकरी।
तो इसका संदर्भ देखिए, यह पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के जो है पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। इसके कवि कौन हैं? कवि हैं इसके सूरदास। फिर यहाँ पर देखिए, इसके अंदर अपनी प्रेम भावना को प्रकट करते हुए यहाँ गोपियों ने कहा है कि हम श्री कृष्ण के बिना जो है जीवित नहीं रह सकती हैं। तो इसमें गोपियों और श्री कृष्ण के बीच जो है संवाद इसमें जो है चल रहा है। आप इसको जूम करके आप देख लीजिएगा क्योंकि पूरी लाइन नहीं आ रही है यहाँ पे। जैसे हमारा हरि हरिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। इसका मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। हारिल जो पक्षी की जो है कि लकड़ी की तरह है। हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती हैं। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर दृढ़ करी पकड़ी रह सकते हैं। हमने अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हमने अपने मन कर्म और वाणी से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़कर स्थित कर लिया है। तो मन क्रम वचन से नंद के नंदन मतलब पुत्र को अपने दृढ़ में हृदय से जो है इसको पकड़ लिया है, स्थित कर लिया है। तीसरा पॉइंट, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। इसका मतलब यही कारण है कि हम जागते हुए सोते समय और स्वप्न अवस्था मतलब स्वप्न की अवस्था में श्री कृष्ण के नाम की रट लगाई रहती है। उसके बाद, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। तो हम उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हैं। गोपियों को उद्धव का योग का संदेश जो है, गोपियों को जो है उद्धव का जो संदेश है योग का, वो जो है कैसा लग रहा है? कड़वी ककड़ी मतलब करू ककड़ी की जैसे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद, सुतो व्याग्री हमारा आए देख सुनी ना करी। तो वे योग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव जो फेंकने योग्य योग का रोग है उसे को तुम हमारे लिए लेकर आए हो। यह योग हमारे ना तो कभी सुना है और ना ही हमने अपनाया है और ना ही हमारे यहाँ किसी ने इसे स्वीकार किया है। यह तो सूर तिनहि नव सौंपे जिनके मन चकरी। इसीलिए हम इसे नहीं अपना पाएंगे। सूरदास जी के शब्दों में क्या है देखिए, गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कर दिया कि इसको तो तुम उनको जाकर दे दो जिनके मन चंचल और चलायमान है। इसके बाद देखिए, इसमें जो चौथा पॉइंट हमें लिखना होता है कि काव्य में क्या विशेषताएं अच्छी चीज बताई गई हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, अलंकार और ब्रज भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, एक पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, गोपियों का जो है एक निष्ठ प्रेम व्यवहार, मतलब सभी गोपियां किसी की बात नहीं मानना चाहती हैं, सभी एक जो है एक ही प्रेम व्यक्त इसमें व्यक्त कर रही हैं। गोपियां योग को फेंकने योग्य मानती है। तो आपका ये जो है दोनों जो है इसका अनुवाद यहाँ पर कंफर्म होता है। तो आई होप ये आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले जो है पार्ट में हमने जो है एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसी तरह 3 से 4 पार्ट के अंदर मैं ये पूरा इजी वे में आपको समझा दूंगा। आपको 2 से 3 बार यदि वीडियो देखेंगे तो कोई आपको जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं का यहीं आपको हर लाइन वाइज लाइन आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप प्ले ग्रुप में जो है इसके पूरे जो है वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आई होप आप आगे बढ़ें और 10th के अंदर अच्छा स्कोर करें। इससे काफ़ी मुझे खुशी होगी, हमें मोटिवेशन होगा। आप इसको जो है आप जरूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।